मेरे पिताजी और मम्मी खेती करती है और साथ में जब मैंने स्टार्ट किया तो यही देहरादून में मैंने 6 महीने पहले मैं मोमोज बेचता था। मोमोज के उसमें मैं वो करता था, सर्व लगाना करता था। तो मुझे 50 रुपये मिलते थे 3 घंटे काम करने के और मोमो का प्लेट मिलता था खाने के लिए। उसके बाद 6 महीने फिर मैंने दाना पानी रेस्टोरेंट है क्लेमेंट टाउन में था, वहाँ पे मैंने उसमें डिलीवरी किया था। तो मनी एक्सचेंज हाँ जो आपको यहाँ बॉर्डर्स पे करना होता होगा, कितना मुश्किल रहता है वो? बॉर्डर्स में कभी कभी घपला भी होता है। किसी ऐसे कंट्री है, अफ्रीका में था, अफ्रीका में ऐसे करते करते वो नीचे से गायब कर देते हैं। पहली बार देखा मैंने ऐसे लोग वहाँ मलावी में, मतलब कि मेरे सामने उन्होंने ऐसे नोट गायब कर दिए नीचे से। अरे ये तो तूने कम दिए मेरे को। बोलूँगा मैं जितने 31 कंट्री में सबसे ज़्यादा नेट सस्ता इंडिया में ही है, सबसे ज़्यादा नेट सस्ता इंडिया में ही है। मैं तंजानिया में रहते हैं, किलीपॉल जो है वो मसाई ट्राइब से आते हैं। इंडिया से आया तेरा दोस्त को सलाम करो। वो अच्छे इंडिया के कल्चर को अच्छा दिखाते हैं, तो उनसे मिला। वो पहली बार हमने उनके साथ एक पहाड़ी गाना किया, क्रीम पाउडर वाला। क्रीम पाउडर घसने की लेने वो क्रीम पाउडर। तो उनका फर्स्ट उत्तराखंड का सॉन्ग था जो उनके साथ हमने वो किया, परफॉर्म किया। उसके बाद फिर वो उनको एक कल्चर से उनको पता लगी कि हाँ उत्तराखंड हमारे इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ऐसी कंट्री यहाँ पे कि आपको 100 किलोमीटर में आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं अफ्रीका में बुरुंडी में था, गरीब, वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज है। 100 किलोमीटर मुझे एक रेस्टोरेंट नहीं मिला क्योंकि वो कंट्री थी गरीब है कि वहाँ पे बस गाँव के लोग थे, गाँव के लोग भी खाने को मुझे कुछ नहीं मिल पाया। तो वो आई थिंक वहाँ भी दिक्कत, मैं क्यों आ गया मैं बुरुंडी में, मुझे केले खा के और रास्ते में केले खाए, केले से काम चलाना पड़ा। तो वहाँ मुझे दिक्कत हुई जरा। अब मैं चाइना के मैं उसकी बात, रोड की बात करूँ, मैं अफ्रीका में था, 100 साल पहले बना था वहाँ पे वो रोड। अभी तक बिल्कुल वहाँ खुद लोग बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट क्वालिटी का है। तो वही डिफरेंस आप इंडिया में देख सकते हो कि कैसा हमारे पहाड़ में हर साल रोड, मतलब कि मैं बोलता कि क्या पैसे में कमी है, किस चीज़ में कमी है, टेक्नोलॉजी में कमी है, इंजीनियर्स में कमी है, कहाँ है कमी? कुछ कमी नहीं है मुझे लगता है। वहाँ पे अगर एक भी कमी अगर उनको खलती कि हाँ ये, तो वो पूरा प्रोजेक्ट रोक देते हैं या पहले उस पर काम करेंगे कि हाँ इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका ऑल्टरनेट क्या है। इंडिया में तो एक ही पुल 10 बार। वो एग्जैक्टली इंडिया में क्या कि डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया का डेवलपमेंट और जो हम चाइना की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे पैरेलल वो चलते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो किस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट है? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या इंडिया की तरह अंधाधुंध? बीजिंग में था, बीजिंग में 2013 में उनका जो इक्वाई था, आपको पता है कितना गंदा था। जब मैं बीजिंग गया भाई, ब्लू स्काई और पूरा इतना सुंदर सनसेट शहर के बीच से, बीजिंग के बीच से, इतनी बड़ी रोड, इधर पूरे पेड़ ही पेड़, इधर पूरे पेड़ ही पेड़, पूरे इतना सुंदर बना दिया उन लोगों ने, इतना क्लीन। और हाँ ऐसे पॉलिटिशियन मिले जिनसे मैं स्पॉन्सरशिप लेने के लिए गया था कि हाँ मुझे ये करना है। तो यहाँ की जो मेंटेलिटी, यहाँ के लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो यहाँ के लोगों ने बोला कि ऐसा है। पर जब बाहर गया तो वो लोग, उन्हें गोरे लोग को देखा है, उन्होंने देखा कि हाँ ये घूमते हैं, वो घूमने के लिए वो होता है। तो वहाँ पे इतना दिक्कत नहीं हुई, वहाँ बहुत अच्छे से वेलकम किया और बहुत अच्छा मुझे रहा। लोगों ने मुझे बोला कि हाँ क्या कर रहा है, क्या ऐसे घूम रहा है, ये वो। पर ये था कि मेरा अपना जज्बा था कि मुझे करना है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे निकलना है। तो मैंने 6 महीने का कॉलेज से वो लिया, कॉलेज छोड़ा और निकल गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ एक आज खास शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ साइकिल से 31 देशों की दुनिया नापी है, बल्कि जो साइकिल के क्षेत्र में युवा साइकिलिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उनके लिए एक नज़ीर या कहें कि प्रेरणा बने हैं। और वो उस क्षेत्र में जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्रेरणा बने हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं गरुड़ बागेश्वर के प्रदीप राणा, जिन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारण करा है बल्कि पूरी साइकिल से लगभग आधी दुनिया नाप ली है। तो राणा जी, स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सभी का, और थैंक यू बोलूँगा मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। प्रदीप, साइकिल से आपने लगभग 31 देशों का अपना सफ़र तय कर लिया है। कैसे ये जर्नी शुरू हुई और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्योंकि एक बैकग्राउंड किस तरीके का था, किस तरीके से आपने ये शुरुआत करी? तो हाँ, मैंने 31 कंट्रीज ट्रैवल की हैं और मैं मोस्टली साइकिल से ट्रैवल करता हूँ। जो साइकिलिंग ट्रैवल होता है इंडिया में ज़रा नया है, लोगों को ज़रा बहुत कम पता है, बहुत गिने चुने लोग हैं जो साइकिल से ट्रैवल करते हैं। तो क्या होता है कि आपकी साइकिल होती है, इस टर्म को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो उसको बाइक पैकिंग बोलते हैं, बाइक पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, और जो बैग लेके ट्रैवल करते हैं उसको बैग पैकिंग बोलते हैं, बैग पैकिंग और बाइक पैकिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपकी साइकिल है, आपकी साइकिल में आपके 2 बैग लगे होते हैं और उसी में आपका स्लीपिंग बैग, टेंट होता है, आपका सोने का, खाने का, पीने का हर एक सामान उसमें होता है। अराउंड 10 किलो की
साइकिल है, 10 किलो का आपका पीछे का सामान होता है और उसको लेके आप महीनों तक चलते रहते हो। वो मैंने किया और मेरी जो पढ़ाई हुई है आधी गांव से हुई है, आधी देहरादून से हुई है और मिक्स मेरा कल्चर रहा यहाँ का भी वहाँ का भी। तो मैं बैक एंड फोर्थ जाते रहा, तो कभी वहाँ गया तो वहाँ मेरे दोस्त नहीं थे, यहाँ गया तो यहाँ दोस्त नहीं थे, तो इसके लिए मैंने फिर हॉलीवुड मूवीज़ का सहारा लिया, ये ऐसे ऑनलाइन मीडिया का सहारा लिया जहाँ मेरे दोस्त बने, उनसे मैंने बाहर के बारे में जाना, दुनिया के बारे में जाना। वहीं से मेरा मन हुआ कि दुनिया में क्या क्या है, दोस्त कैसे बनाए जाए, फेसबुक के थ्रू और मूवीज़ के थ्रू मैंने दुनिया देखी। उसको एक्चुअल में करने के लिए मैंने फिर अलग अलग रिसोर्सेज ढूंढे और करते 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 ट्रैवलिंग वो जरिया रहा कि जिससे मैं दुनिया देख पाया, घूम पाया और फाइनली अब ये कर पाया। अच्छा, जितने लोग इस फील्ड में, जितने युवा जो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रैवल की या कहें कि देश में घूमने की साइकिल से तैयारी कर रहे हैं, कितना खर्चा इसमें आता है, कैसे अपने एक्सपेंसेस को आप लोग मैनेज कर पाते हैं और कैसे इसमें स्पॉन्सरशिप वगैरह आप लोगों को मिल पाती है? तो ये स्टार्टिंग करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने घर का ही पैसा लगाना पड़ेगा। और खर्चे की बात करूँ तो वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। अगर चाहो तो आप रोज खुद टेंट लगा के और अपना खुद बना के रह सकते हो। आई थिंक 500 रुपीज़ में अपना कर सकते हो। अगर लेट से बहुत लोग तो और सस्ता भी करते हैं, लेट से मंदिरों में रुक जाना, वहीं पे भंडारा खाना, गुरुद्वारा में रुकना, तो जो करने वाला है वो कैसे भी कर लेगा, वो है। उसके लिए भी पैसे का वो नहीं होता, पर आपको पैसा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। पर ये कि हाँ, कम जितना कम कर सकता है वो कम कर सकता है, वो पॉसिबल है। तो ये हर अलग केस में। और साथ ही में अगर बात करूं, अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात करें, स्पॉन्सरशिप के लिए आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे आना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप आपको कोई कंपनी तभी देगी जब आप कुछ प्रोफेशनल काम कर रहे हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप ये बोलो कि जस्ट मैं घूम रहा हूँ और मैं लिफ्ट मांग के, या सॉरी लेट से अगर मैं बस टेम्पलो में रुक रहा हूँ इसके लिए, तो इसके लिए बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई स्पॉन्सरशिप करेगा, कंपनीज वगैरह। तो जो मैंने किया, मैंने साइकिल से मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए पहले अपना अटेम्प्ट किया था, जिससे कि मेरा एक प्रोफेशन आ गया था कि हाँ, मैं साइकिलिंग में ये कुछ इस लेवल तक कर रहा हूँ। तो वही कंपनीज आपको स्पॉन्सर करेंगे जिनको लगेगा कि हाँ, ये कुछ फील्ड में कुछ हटके है या कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हुए कर रहा है और कुछ इंस्पिरेशनल कर रहा है जो हर कोई नहीं कर रहा है। तो उसी के बाद ही आप पे कंपनीज या कोई भी जैसे बड़े फॉर्म्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, जब आपने ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कायम करा, 18,000 लगभग कुछ किलोमीटर्स जो 162 दिनों में आपने तय करे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्टिंग में ऐसा भी कुछ लग रहा था, या आपके घर वालों की बात करें या दोस्तों की बात करें या दुनिया की बात करें, कि यार ये मतलब साइकोलॉजिकल बोल रहे होंगे, ये सरफिरा है या मतलब इसके अंदर पागलपन है, ये पूरी दुनिया ना अपना चाह रहा है साइकिल से, कुछ ऐसे भी उस समय जो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए जो मैंने अटेम्प्ट किया था 2017 में, तो मैंने जस्ट एक ही मेरा गोल था कि मैं इसको कर लूँ किसी हिसाब से और मेरा रिकॉर्ड बन जाए और मैं क्या कहते हैं कंपनीज के बीच में मेरा नाम आ जाए और मुझे ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप करना शुरू कर दे, इससे मैं बाहर जा पाऊँ। तो हाँ, लोगों ने मुझे बोला कि हाँ, क्या कर रहा है, क्या ऐसे घूम रहा है, ये वो। पर ये था कि मेरा अपना जज्बा था कि मुझे करना है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे निकलना है। तो मैंने 6 महीने का कॉलेज से वो लिया, कॉलेज छोड़ा और निकल गया। तो किया मैंने। शुरू में लोग को लगा कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, पर बाद में जब मेरा रिकॉर्ड ब्रेक होता दिखा, जब मेरा न्यूज़ चैनल्स में आते हुए दिखा, तो फिर कॉलेज ने खुद कॉल किया, कॉलेज ने खुद पैसे के लिए, सपोर्ट के लिए बोला। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे फिर और सपोर्ट आते रहा। तो ये किया मैंने। तो ये अटेम्प्ट जो मैंने किया था, ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट रहा, जिससे कि मुझे बहुत लोगों तक पहुंच मिली। अच्छा, 31 कंट्रियाँ आप ट्रैवल कर चुके हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी के लोग आपको मिलते हैं, आपके पहाड़ के लोग मिलते हैं, कैसा उनका ये कहें कि कैसा उनका वो रहता है आपके प्रति? नहीं, उनका जो नेचर रहता है मेरे प्रति बहुत अच्छा रहता है। बहुत ही खुश मिजाज और बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से बुलाते हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो हर समय आपको नहीं मिल रहा करते हो, हर दिन नहीं मिलता है वो आप। तो वो बहुत खुश होते हैं कि आप ये कैसे कर रहे हो, वेल चौंक जाते हैं कि आप कैसे, आप साइकिल से इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वो सिर्फ फॉरनर्स करते हैं, आप गोरे लोग दिखते हैं उनको करते हुए, जितने भी कंट्री में चले जाओ, तो बोलते कैसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये वो सब पूछते हैं, क्यों कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो बाहर इतना भी दिक्कत नहीं है। इंडिया में मुझे बहुत ऐसे लोग मिले, क्यों कर रहे हो इसको, क्यों कर रहे हो, क्या है ये, ऐसे इंडिया में खुद लोग मिले, खुद ऐसे पॉलिटिशियन मिले जिनसे मैं स्पॉन्सरशिप लेने के लिए गया था कि हाँ, मुझे ये करना है। तो यहाँ की जो मेंटेलिटी, यहाँ के लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो यहाँ के लोगों ने बोला कि ऐसा है। पर जब बाहर गया तो वो लोग, उन्होंने गोरे लोग को देखा है, उन्होंने देखा कि हाँ, ये घूमते हैं, इनको घूमने के लिए वो होता है। तो वहाँ पे मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई, वहाँ बहुत अच्छे से वेलकम किया और बहुत अच्छा मुझे रहा। अच्छा, ये साइकिलिंग और कैंपिंग का जो कल्चर है वो इंडिया में कम है। हाँ, एग्जैक्टली बाहर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है बाहर। और जब आप इंडिया में कहीं पे ट्रैवलिंग के दौरान टेंट वगैरह अपना लगाया करते थे और जो फॉरेन में लगाया करते थे, दोनों के एक्सपीरियंसेस में कितना डिफरेंस? मैं बोलूँगा कि कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी लगाओ, सेफ्टी
ज़्यादा वहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं बोलूँगा। वहाँ पे क्या है, जैसे जापान की बात करता हूँ, वहाँ पे ऐसे स्पॉट बने हुए हैं, कैंपिंग ग्राउंड बने हैं कि आप वहाँ जाके कर सकते हो। फ्री वाला भी कैंपिंग ग्राउंड है, पेड वाला भी है, तो वहाँ पे स्पेस बनी हुई है, वहीं पे टॉयलेट भी है, वहीं पे चार्जिंग स्पेस भी है, सब कुछ है, तो वहाँ बने हुए हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बने होते हैं। यहाँ पे होटल ही है, यहाँ पे धर्मशाला ही है, तो आपको कोई ओपन स्पेस में करना पड़ेगा, ओपन स्पेस में करना पड़ेगा, लोगों से बोलना मुझे यहाँ पे रुकना है, ठीक है। अब अफ्रीका की बात है, वहाँ भी सेम इंडिया ऐसा ही है, तो आपकी सेफ्टी आपको खुद आपके हाथ में है। अगर आप कहीं भी ओपन स्पेस में लगा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ चोरी हो सकती है, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, वो हर जगह सेम ही है। पर ये कि हाँ, किसी कंट्रीज में वहाँ ज़्यादा कल्चर, वहाँ पे हर एक 50-50 किलोमीटर आपको कैंपिंग ग्राउंड मिल जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे वो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया कैंपिंग करने के लिए, जो कि इंडिया में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है। और जापान, चाइना, इंडोनेशिया, अमेरिका, बड़ी कंट्रीज में है। अच्छा, इतने देशों में आपने ट्रैवल करा, हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया का डेवलपमेंट और जो हम चाइना की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पैरेलल वो चलते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो किस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट है? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या इंडिया की तरह अंधाधुंध? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं जापान की बात करूंगा, इसके लिए मैं जापान का एग्जांपल लूंगा, चाइना का एग्जांपल नहीं लूंगा। चाइना भी बहुत अच्छा कर रहा है। मैं बीजिंग में था, बीजिंग में 2013 में उनका जो EQI था, आपको पता है कितना गंदा था। अभी जब मैं बीजिंग गया भाई, ब्लू स्काई और पूरा इतना सुंदर सनसेट शहर के बीच से, बीजिंग के बीच से, इतनी बड़ी रोड, इधर पूरे पेड़ ही पेड़, इधर पूरे पेड़ ही पेड़, पूरे इतना सुंदर बना दिया उन लोगों ने, इतना क्लीन। और हाँ, ये जो सस्टेनेबल वर्ड आपने यूज़ किया, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया। चाइना में देखा मैंने, जहाँ भी गया, जो मेरे स्पॉन्सर्स थे चाइना और इस एरिया में, मेरे एक कंपनी थी टूरबिट करके, जो सस्टेनेबिलिटी पे काम करती थी, तो वहाँ पे मैंने इसी पे काम किया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है सस्टेनेबल उसकी तरफ, क्योंकि जो आप देख सकते हो ना, सफाई देख सकते हो, वहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो आप सस्टेनेबल उसके लिए तो कर रहे हो, बहुत चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। और मैं जापान का एग्जांपल लूँगा, जापान ऐसा मैंने देखा, जापान टोक्यो के अंदर इतनी बिजी, वर्ल्ड की सबसे बिजीएस्ट उसमें आता है, उसका नाम आता है टोक्यो का। वहाँ पे होते हुए आपको वहाँ पे ऐसे रूल्स बने हैं कि सिटी के अंदर कोई भी कार अगर आती है तो पार्किंग के लिए आपका 1 घंटे का पार्किंग 5,000 रुपये है सिटी के अंदर, की करेंसी के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से बताऊं आपको तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। तो मतलब वहाँ पे लाते ही नहीं, ट्रैफिक ही नहीं होगा मोस्टली, बाहर ही ऐसे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे रूल्स उन्होंने किए हैं। और टोक्यो के अंदर है कि आपको पूरा ब्लू स्काई दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, मतलब कि वो कंट्री ऐसी है कि वहाँ पे मतलब कि जो डेवलपमेंट हुई है, एक चीज़ को आगे सोच के रखा है। मतलब कि इंडिया में क्या है कि हाँ, यहाँ पे अगर जब भी कुछ नया बनता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना। उन कंट्रीज में मैंने देखा कि वहाँ पे अगर प्रोज 10 हैं, कॉन्स 1 निकल गया, तो उसको सही करने में लगेंगे लोग और रुक जाएंगे। इंडिया में अगर 10 कॉन्स है, 1 प्रो है, तो प्रो पे काम करेंगे, कॉन्स को नेग्लेक्ट करेंगे। तो वहां पे मुझे ये लगा कि वहां पे अगर एक भी कमी अगर उनको खलती कि हाँ ये, तो वो पूरा प्रोजेक्ट रोक देते हैं, या पहले उस पे काम करेंगे कि हाँ इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका ऑल्टरनेट क्या है। इंडिया में तो एक ही पुल 10 बार, वो एग्जैक्टली इंडिया में क्या है कि अब मैं चाइना के मैं उसकी बात, रोड की बात करूं, मैं अफ्रीका में था, 100 साल पहले बना था वहाँ पे वो रोड, अभी तक बिल्कुल वहाँ खुद लोग बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट क्वालिटी का है। तो वही डिफरेंस आप इंडिया में देख सकते हो कि कैसा हमारे पहाड़ में हर साल रोड, मतलब कि मैं बोलता कि क्या पैसे में कमी है, किस चीज़ में कमी है, टेक्नोलॉजी में कमी है, इंजीनियर्स में कमी, कहाँ है कमी? कुछ कमी नहीं है, मुझे लगता है। बस एट द एंड आई थिंक हम उसको उस लेवल तक नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर जो हमारे इंजीनियर्स हैं या जो भी उनको देखने वाले लोग हैं, वो उसको उस एनर्जी से नहीं करना चाहते हैं जो कि वहाँ पे होता है। अच्छा, इतनी सारी कंट्रीज आपने ट्रैवल कर ली है, कौन सी कंट्री में बेस्ट एक्सपीरियंस रहा और कौन सी कंट्री में ऐसा रहा कि यहाँ पे थोड़ा मतलब दिक्कत जैसा? हाँ, ऐसा बेस्ट एज अ बीइंग अ ट्रैवलर मुझे हर कंट्री बेस्ट लगी, पर हाँ जहाँ मेरी यादगार रहा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मुझे बहुत बेस्ट लगा। बहुत ही सुंदर हवा, सुंदर नज़ारा, हवा, पानी, लोग बहुत शांत हैं, बहुत अच्छा है। आप वहाँ जाओगे, आपको आराम से आप बैठे रहोगे, आप देखोगे ग्रासलैंड देखोगे, सवाना देखोगे, बेस्ट लगा अफ्रीका मुझे। वहाँ लोग को जाना चाहिए। और सबसे वर्स्ट, आई थिंक वर्स्ट मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर हाँ ऐसी कंट्री यहाँ पे कि आपको 100 किलोमीटर में आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं अफ्रीका में बुरुंडी में था, गरीब, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है, 100 किलोमीटर मुझे एक रेस्टोरेंट नहीं मिला, क्योंकि वो कंट्री थी गरीब है कि वहाँ पे बस गाँव के लोग थे, गाँव के लोग भी खाने को मुझे कुछ नहीं मिल पाया। तो वो आई थिंक वहाँ भी दिक्कत, मैं क्यों आ गया मैं बुरुंडी में, मुझे केले खा के, और रास्ते में केले खाए, केले से काम चलाना पड़ा, तो वहाँ मुझे दिक्कत हुई जरा। सर, लोग इंडिया में कहते हैं यार कि पहले भुखमरी की बातें होती थी, अब इतनी कंट्रीज आपने ट्रैवल करें, कुछ कंट्रीज में आपको लगा कि यार वहाँ पे खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है,
कुपोषण से वहाँ के बच्चे पीड़ित हैं, इस प्रकार का कुछ लगा हो? हाँ ऑफ कोर्स। अब अफ्रीका चले जाओ, अफ्रीका में तो कितना पानी साफ नहीं है, आधे पॉपुलेशन को पानी साफ नहीं है वहाँ, आधे आधे लोग वहाँ पे माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं अफ्रीका में। कितने वो चले अफ्रीका में, तो वहाँ पे कितने ये यूएन से लेके कितने भी जो ये यूनेस्को वगैरह जितने भी वहाँ पे कितने एड चल रहे हैं वहाँ पे। तो मैं ताजिकिस्तान में था, सॉरी मैं अभी यहाँ की बात करूँगा, ये मिडिल ईस्ट की, ताजिकिस्तान में था। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में गया था मैं। इंडियन एम्बेसी हमारे उत्तर वहाँ पे इंडिया के 20 लोग होंगे ऑफिस में, अमेरिका के 200 लोग हैं काम करने वाले। वही अफ्रीका में किसी भी एम्बेसी, मतलब कि उनके अमेरिकन एम्बेसी अलग ही स्पेस में और इतने बड़े एरिया में, मतलब क्या सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा वहाँ पे वो चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड चलता है, ये जो यूरोप से और अमेरिका से जो सबसे ज़्यादा फंड करते हैं वहाँ पे, ये जो डोनेशन करते हैं। तो मतलब कि एक हाई कमीशन को मेंटेन करने के 20 लोग बहुत होते हैं, जैसे मैंने जो देखा है हमारे इंडियन एम्बेसी में। वहाँ पे 200 500 लोग अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स वहाँ पे आके अलग अलग इतने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा वहाँ पे वो चल रहा होगा, ये प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वहाँ पे ना, ये ह्यूमैनिटेरियन ये चल रहे होंगे, प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। अच्छा प्रदीप, हमने देखा कि आप उत्तराखंड की जड़ों से भी जुड़े रहते हैं, चाहे ज्वलंत मुद्दों हो या चाहे अपनी संस्कृति को लेकर हो। आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो एक पहाड़ी गाने में आप रील बनाते हैं, हमने देखा है। और एक पॉपुलर किली पॉल करके आर्टिस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर कहें या कंटेंट क्रिएटर कहें, वो भी अफ्रीका के हैं। आप उनके गांव गए थे, कैसा अनुभव रहा? और जो रील बनाई थी आपने, कौन सी गाने पे वो? तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तंजानिया में रहते हैं किली पॉल जो है वो मसाई ट्राइब से आते हैं और मसाई मारा एरिया में रहते हैं। तो मैं वहाँ गया, मेरा कोई मन नहीं था ऐसे एक्चुअली, पर हाँ जो उस समय हमारे फॉलोअर्स देख रहे थे इंडिया से, उन्होंने बोला कि हाँ आपको जा रहे हो तो आपको जाना चाहिए। तो मैंने देखा उनका एड्रेस सामने ही था, तो मैं उनसे मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही वहाँ के मसाई लोग जो हैं नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं और वो अच्छे इंडिया के कल्चर को अच्छा दिखाते हैं। तो उनसे मिला, तो पहली बार हमने उनके साथ एक पहाड़ी गाना किया, क्रीम पाउडर वाला। तो उनका फर्स्ट उत्तराखंड का सॉन्ग था जो उनके साथ हमने वो किया, परफॉर्म किया। उसके बाद फिर वो उनको एक कल्चर से उनको पता लगा कि हाँ उत्तराखंड हमारे इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और ये ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ी कल्चर आता है। तो जो गाना पसंद आया उनको, उसके बाद फिर उनको बहुत इन्फ्लुएंस हुए वो इस कल्चर से, इस गाने से। फिर आए दिन वो उस पर काम वीडियोज बनाना शुरू करने लग गए थे फॉर श्योर। हाँ अच्छा, आप व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं। आप इंडिया को कितना बड़ा मार्केट मानते हैं? क्योंकि हमने देखा, चाहे किली पॉल की बात करें, चाहे इंटरनेशनल कई कंटेंट क्रिएटर हैं, जापान की एक लड़की है, वो भी इंडियन गानों में या इंडियन मंत्रों का उच्चारण करके। तो इंडिया का मार्केट यूट्यूब या सोशल मीडिया के हिसाब से कितना बड़ा है? मैं ये बोलूँगा, मैं जितने 31 कंट्री में सबसे ज़्यादा नेट सस्ता इंडिया में ही है, सबसे ज़्यादा नेट सस्ता इंडिया में ही है। मतलब कि पहले 200 रुपये का था आपको एक महीने का फुल इंटरनेट। मैं किसी भी और कंट्री की बात करूँ, अफ्रीका की कंट्री बात करता हूँ, $10 में मुझे वहाँ पे 5 GB मिला। $10 लाइक 800-900 रुपये में मुझे 5 GB मिल रहा है। बिल्कुल। इंडिया में उस समय 200 रुपये में पूरा आपका 30-35 GB मंथली फ्री। आप सोच सकते हो कि कितना डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे कितना फ्री है इंटरनेट, कितना ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन भी है, इंटरनेट ही फ्री है। तो कितना बड़ा मार्केट होगा यहाँ पे। तो मैं और चीज़ सब छोड़ता हूँ, पर जो रियल जो दिख रहे हैं मुझे कि हाँ समझ रहे हो आप, तो इतना अफोर्डेबल रेट है। पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंडिया में इंटरनेट है, खाना भी सबसे ज़्यादा सस्ता। सबसे सस्ती कंट्री मुझे वर्ल्ड में इंडिया ही लगी। बिल्कुल। 50 रुपये में आप पूरा पेट भर सकते हो और आपका इंटरनेट भी यहाँ पे 200 में मिल जाता है। तो मतलब कि कितना बड़ा मार्केट होगा, खुद सोच सकते हैं ना। और हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और कितना, तभी सब लोग यहाँ पे आके अपना वो करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग क्वालिटी कंटेंट से ज़्यादा ऐसा कंटेंट जिसमें कि उनको मजा आए, इंजॉय करें, वो कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा पसंद आता है। आई थिंक क्वालिटी कंटेंट बहुत लोग देखते हैं, पर ये कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हर टाइप का कंटेंट चल जाता है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, इतनी कंट्रीज आपने ट्रैवल करी हैं, लैंग्वेज बैरियर भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और मनी एक्सचेंज हाँ जो आपको एम्बेसी के थ्रू या एयरपोर्ट पे करना होता होगा या जहाँ बॉर्डर्स पे करना होता होगा, कितना मुश्किल रहता है वो? हाँ, इसमें एम्बेसी के थ्रू तो नहीं होता है ये मनी एक्सचेंज। हाँ, तो दूसरी बात बॉर्डर में होता है, दूसरा एयरपोर्ट में होता है, या फिर डायरेक्टली आप एटीएम से कैश निकालो, ये होता है। तो मोस्टली मैंने क्या किया, इस कंट्री से दूसरे, मैं मोस्टली बॉर्डर से निकलता था, तो मैं बॉर्डर पे एक्सचेंज करता था मोस्टली बॉर्डर पे। कभी कभी रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं और एयरपोर्ट में सबसे महंगा होता है, और अगर दुकान से कराओगे वहाँ भी ऐसे ही रहता है। तो मैं मोस्टली बॉर्डर्स पे करता था। बॉर्डर्स में कभी कभी घपला भी होता है, किसी से कंट्री अफ्रीका में था, अफ्रीका में ऐसे करते करते वो नीचे से गायब कर देते हैं। पहली बार देखा मैंने ऐसे लोग वहाँ मलावी में, मतलब कि मेरे सामने उन्होंने ऐसे नोट गायब कर दिए नीचे से। अरे ये तो तूने कम दिए मेरे को, बोल अच्छा। मैं कैमरा वीडियो बना रहा था, मैं देख लिया, मैं गया उसके पास, वापस दिए, फिर दूसरे के पास गया, वो भी सेम, उसने पैसे निकाले। ये भगवान, मैं जब मलावी बॉर्डर में था, मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं मतलब कि पहले एक के पास गया, उसने निकाल लिए, मैं वीडियो बना रहा था अपनी ब्लॉगिंग के लिए,
मैंने गिना, मैंने वीडियो देखा, दिख गया मेरे को, वापस भाग के गया उसके पास, वो दिए वापस, चिल्ला के दिया। वो इंडियन था मेरे सामने, कोई दुकान वाला वहाँ का मारवाड़ी, उनके पास चलो तब गए। मतलब इस प्रकार के नटवर लाल अरे भाई मैं किसी और के पास गया, वो भी सेम, उसने गायब कर लिया, मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा अच्छा होगा, भगवान मैंने वीडियो नहीं बनाई वहाँ, वो उसने भी गायब कर लिया। मैंने कहा ये भगवान मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं। तो एक्सचेंज हो जाता है, पर कैसे से मोस्टली अगर आपको ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है, मोस्टली बॉर्डर में इतनी दिक्कत नहीं होती है, इतने स्कैम नहीं होते हैं, पर कहीं कहीं कंट्री में जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ होता है, ऐसा है। अच्छा, लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, कितनी डायलेक्ट्स आप समझ लेते हैं, कितनी लैंग्वेजेस समझ लेते हैं और कितनी बोल लेते हैं? लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो जो मैं मोस्ट फ्लुएंट बोलता हूं, अपना हिंदी, इंग्लिश और अपनी कुमाऊनी भाषा मैं अब अच्छे से बोल लेता हूं। बाकी जितने भी कंट्रीज में मैं गया वहाँ का बेसिक हेलो हाय बाय खाना पीना ये मैं सीखता हूँ। चाहे जापानीज बोलो, चाहे आप लाओस की लैंग्वेज बोलो, चाहे थाईलैंड बोलो, चाहे म्यांमार बोलो, हर कंट्री में उसको बेसिक ग्रीट करना, बेसिक खाना खाना, पानी पीना, ये करना सबसे पहले सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप कैसे, किसी घर में आप जा रहे हो रुकने के लिए तो आप कैसे बोलोगे? तो आपको बेसिक ग्रीट करना, थैंक यू, वेलकम करना आना चाहिए। इंडिया में साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट्स और इंटरनेशनली साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट्स कितना डिफरेंस आप और कितने गवर्नमेंट की भागीदारी आप इसमें महसूस करते हैं, वहाँ की और यहाँ की? नहीं, बहुत डिफरेंस है, बहुत। मैं चाइना की बात करूँ, चाइना में ही हर एक सिटी में अलग अलग ये गेम पार्क हो गया या फिर ये स्पोर्ट्स के लिए अलग चीज़ें बनी हुई हैं। और साइकिलिंग की स्पेशली बात करूँ, साइकिलिंग में इंडिया में भी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है यहाँ पे, अभी बहुत कुछ नहीं है हमारे पास। जो माउंटेन बाइकिंग की बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड मोस्टली माउंटेन बाइकिंग ही होती है, तो जो उसके लिए ट्रेल्स होते हैं, जो उसके लिए प्रॉपर जो बने होते हैं ट्रेल्स, जो प्रॉपर इसमें जंप्स होते हैं, रैम्प्स होते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। आई थिंक कोई भी नहीं है, तो उसमें काम बनना चाहिए। मैंने कोशिश की थी। हाँ, मैं वही आ रहा था कि आपने उत्तराखंड का फर्स्ट जो एमटीबी साइकिलिंग का वो करवाया था, शायद आपने 2 सीजन कराए। हाँ, मैंने उसका ट्रैक बनाया था, मैंने कोशिश की थी कि एक ट्रैक बनाऊं। जो आपने बनाया था उसमें मैं देख रहा था कि आप गैंती लेके कई साथियों के साथ लगे हुए हैं, वहाँ ट्रेल बना रहे हैं। तो इसमें क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट का आप लोगों को साथ मिला उस टाइम? नहीं, हमको उनका सपोर्ट नहीं मिला। तो बस क्या था कि हाँ, मेरा आइडिया था, मुझे करना था। तो हमने एक गाँव में गए, हमने उनसे बोला हमको ये जमीन लीज पे दे दो, उनको 5,000 रुपये दिए। हमने पूरा 2-3 महीने औरतों ने, हमने सब ने मिलके एक ट्रेल बनाया और उसको पूरा हमने वहाँ पे 2 इवेंट करवाए। तो ये करके इसमें गवर्नमेंट का भागीदारी, हमने डीएम विभाग से भी बोला, उनसे भी टूरिज्म विभाग से बोला, कहीं से हमको कोई भी एड नहीं मिला। तो यही मैं दुर्भाग्य बोलूँगा हमारे उत्तराखंड का या हमारे देश का, कि यहाँ पे जो विजनरी लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो लोग गए हैं एक्चुअल में, उनको वैल्यू नहीं मिलती है। जो लोग हमारे लीडरशिप में उनके खास हैं, उनके नोन हैं, उनके जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको बहुत जल्दी मिल जाता है। पर जो लोग जिन्होंने कुछ अचीव किया है वो झुकना नहीं चाहते हैं। जिन्होंने कुछ अचीव किया है जिंदगी में, चाहते हैं कि हाँ हमको वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हमको वो मिले। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहोगे कि हम आपके पास आए और 10 दिन आपके पास फाइल लेके आए, तो आई थिंक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है वहाँ पे। और वो चीज़ मैंने जापान में गौर किया। जापान में क्या है कि हर एक, आपका 1 मिनट की वैल्यू है, मेरी भी 1 मिनट की वैल्यू है। पर इंडिया में क्या है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपका 1 मिनट मेरा, हाँ आपका 1 मिनट हमारा 1 घंटा, समझ रहे हो? ये डिफरेंस है। तो मुझे वो बहुत गलत लगता है हमारे इंडिया में ये चीज़ें। वहाँ पे मतलब अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो तो आपको एग्जैक्ट टाइम पे बुलाएंगे, आपका 1 मिनट वेस्ट नहीं होगा। जो 3 घंटा हमारे इंडिया में वेटिंग कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं भी उसमें वो आराम करेगा, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा, तब अपने जब काम पे जाएगा अपने और एफर्ट से काम कर पाएगा। पर इंडिया में आपका मतलब कि 1 घंटा, और आम आदमी का वो समझ लो, आप समझ रहे हो आप? तो मतलब कि बहुत ही बेकार लगा मुझे ये चीज़। तो वही है कि यहाँ पे बस जरा कुछ चीज़ों में काम होना है। आई थिंक वो जल्दी काम होगा, कुछ सीखेंगे तो अच्छी बात होगी। कल्चर की तरफ इस इंटरव्यू को लेके चलते हैं। आप हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रिप पे रहते हैं तो वो अपनी बोली भाषा का प्रयोग वहाँ भी करते हैं, चाहे आपको वहाँ अपने लोग मिलें। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बहुत से लोग अपनी बोली भाषा, चाहे पहाड़ी बोलने में शर्माते हैं, जबकि जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे पंजाब इंडस्ट्री की बात कर लें या कहीं अन्य महाराष्ट्र वगैरह की बात कर लें, गुजराती की बात कर लें, तो वो अपनी बोली भाषा को बोलने में शर्माते नहीं हैं। क्यों उत्तराखंड में ऐसा देखा जाता है? मैं ऐसा ये बोलूँगा कि जो उत्तराखंड है, शायद आई थिंक नॉर्थ इंडिया दिल्ली से बहुत नज़दीक है, या बहुत पहले इन्फ्लुएंस रहा है यूपी इस हमारे लोग मतलब हरियाणवी गानों से, वही गानों से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, वो उसमें रील बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपने गानों में शर्म आती है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखो, जो हमारा पास्ट रहा है, आई थिंक हम यूपी में थे या फिर जो हमारे नज़दीक जो स्टेट है, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। आई थिंक हमारा जो मेन था पहाड़ों में था, उनका हम नीचे तक पहुँच नहीं पाए और जगह पहुँच नहीं पाए। तो क्या हुआ कि जो इन्फ्लुएंस रहा, उन्हीं का दबदबा रहा। अब हम आ रहे हैं, पहाड़ के जो पहाड़ है वो तो पहाड़ में बसता है ना, बिल्कुल है कि नहीं है? तो क्या कहते हैं, अब यहाँ के बच्चे हैं, अब जैसे मैं, जो ये गुजराती लोग हैं, पंजाबी लोग हैं,
मैं अफ्रीका में था, कहीं भी था, उसी में करते हैं। कल हमारे यहाँ पे इवेंट हुआ, ये MOU इवेंट, जो MOD इवेंट हुआ, उसमें सब कुछ हिंदी में ही चला। एक बच्चा नहीं था जिसने अपना कुछ को, एक लोगों ने बोला वो था ही नहीं। अगर यही इवेंट अगर गुजरात में हो रहा होता, वो गुजरात की लैंग्वेज में बोलते हैं, आप फॉर श्योर वो गुजराती में बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, वो बोलते। पंजाब में तो पंजाबी में ही बोलते। पर ये है कि हाँ, जरा सा हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो अभी नया यूथ है वो जुड़ा नहीं है। जो जुड़ा है वो पहाड़ में रहता है, जो यहाँ रहता है वो उनको इतना नॉलेज है नहीं, है भी तो फिर वो झेपते हैं कि कहाँ बोलें, किससे बोलें, क्या नहीं बोलें। तो जो अगर रियल जो भाषा यूज करते हैं, जो करते हैं, वो पहाड़ में रहते हैं और वो इनका यहाँ इनके साथ इंटरेक्शन होना बहुत कम रहता है। तो आई थिंक इस पर काम होना चाहिए। आई थिंक जो बच्चे शहर में रहते हैं, जो बच्चे गाँव में रहते हैं, बहुत डिफरेंस है उसमें। जो बच्चे गाँव में रहा है तो हमेशा बोलेगा, मैं हमेशा गाँव में रहा हूँ तो मैं हमेशा हर जगह जाकर प्राउड से बोलूंगा। पर जो बच्चे यहाँ रहे उनको फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि वो वहाँ के कल्चर से इतना ज्यादा नहीं देखा है ना रहा है। बस वो छुट्टी में गए हैं, छुट्टी में आप एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए आप उतना ग्रहण कर सकते हो। बट जो बच्चा मोस्टली गांव में रहा है, इसने गांव में खेती करी है, गांव में गाय से लेके अपना जो बोझे सारे हैं, तो उसके लिए वो उसका महत्व अलग है। जो बच्चा यहाँ पे उसका महत्व अलग है। तो कोई आखिरी संदेश जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें अपनी बोली भाषा में, कि किस प्रकार अपनी संस्कृति को भी बनाए रखें और किस प्रकार जो नए अपकमिंग जो साइकिलिस्ट हैं उत्तराखंड से या देश से आपको देखते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं सभी से यही बोलूँगा कि जो मेरा जर्नी थी, मेरी भी इतनी इजी नहीं रही। मैं भी एक बहुत नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी और मम्मी खेती करती है और साथ में जब मैंने स्टार्ट किया तो यहीं देहरादून में मैंने 6 महीने पहले मैं मोमोज बेचता था। मोमोज के उसमें मैं वो करता था, सर्व लगाना करता था। तो मुझे 50 रुपये मिलते थे 3 घंटे काम करने के, और मोमो का प्लेट मिलता था खाने के लिए। उसके बाद 6 महीने फिर मैंने दाना बानी रेस्टोरेंट है क्लेमेंट टाउन में था, वहाँ पे मैंने उसमें डिलीवरी किया था। तो वहाँ पे मुझे खाने के लिए खाना मिल जाता था ताकि मैं साइकिलिंग का इंटेक कर पाऊँ अपने खाने के लिए। तो लाइफ सबकी हार्ड रही है। मेरे घर में आज तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है आज तक, कोई नहीं गया है। और अब आप यूजुअली फ्लाइट यूज करते हैं? हाँ, मैं पहला बंदा हूँ अपने गांव में, अपने घर में, जो कि फ्लाइट में इतना करके आया हूँ, ये करके आया हूँ। तो मतलब कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये है कि आपके अगर फैमिली में नहीं है तो ये ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो आपको बस सपना देखना पड़ता है, आपको बस अपने जो यहाँ के लोगों का विचार है उससे हट के आपको निकलना पड़ता है ना। मैंने भी वही किया, मैंने मूवीज देखी, मैंने भाग में सोचा, तो मैं आज इतने कंट्री से कर पाया। तो वही आपको जो ड्रीम है उस पर बने रहो, उस पर काम करो और एटलीस्ट रिस्क लो उसके लिए। मैं पहला बंदा हूँ अपने गांव में, अपने घर में, जो कि फ्लाइट में इतना करके आया हूँ, ये करके आया हूँ। तो मतलब कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये है कि आपके अगर फैमिली में नहीं है तो ये ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो आपको बस सपना देखना पड़ता है, आपको बस अपने जो यहाँ के लोगों का विचार है उससे हट के आपको निकलना पड़ता है ना। मैंने भी वही किया, मैंने मूवीज देखी, मैंने भाग में सोचा, तो मैं आज इतने कंट्री से कर पाया। तो वही आपको जो ड्रीम है उस पर बने रहो, उस पर काम करो और एटलीस्ट रिस्क लो उसके लिए। और आई थिंक आपको अपना ड्रीम मिल जाएगा। बाकी अपने आप को प्रूव करना बहुत जरूरी है, बस यही मैं बोलना चाहूँगा बस। तो धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रदीप राणा, जिन्होंने अपनी पूरी जो जर्नी थी उस पर एक नज़र डाली और कहा कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है और सपने सच होते हैं। तो जो साइकिलिंग के क्षेत्र में जो युवा तैयारी कर रहे हैं, विदेशों की यात्रा करना चाहते हैं, विश्व भ्रमण करना चाहते हैं, तो कम संसाधनों में भी कैसे उस यात्रा को तय किया जा सकता है, कम संसाधनों में कैसे आपको अपनी मंजिल मिल सकती है, उसका सीधा उदाहरण है प्रदीप राणा। तो धन्यवाद।